नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड प्रश्नों के इस सेट में। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। मित्रों, आपसे आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर आप देख लें, क्योंकि इससे पहले के भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। मित्रों, पहला प्रश्न है, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसी व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या नहीं हो। वह परिपक्व व्यक्ति जब तक नहीं होगा शारीरिक और मानसिक रूप से, तब तक उसमें अधिगम संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है मैलोन का। याद रखिएगा, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन है मैलोन का। अगला है, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। किस चीज को उन्नत करने को समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है? मतलब सहयोग को। मतलब कि समूह क्रियाएं से बच्चों में क्या है? सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। अगला है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। यह संबंधित किससे है? किसके नियम से है? यह आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। मतलब कि हम जो भी नया काम करते हैं तो उसमें हम बहुत रुचि और गहनता के साथ काम करते हैं और वो उसको हम आत्मसात कर लेते हैं। यह है आत्मीकरण का नियम कहलाता है। सीखने के प्रकार हैं। सीखने के जो प्रकार है वो गामक अधिगम है, ज्ञानात्मक अधिगम है, संवेदनात्मक अधिगम है। अर्थात उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों का महत्व दिया जाता है वह विधि है कार्य विधि। कार्य करके किसी चीज को सीखने का अधिक महत्व दिया जाता है प्रारंभिक कक्षाओं में। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी में अपने विचार कहाँ रखते हैं छात्र? किसी सम्मेलन में या विचार गोष्ठी में रखते हैं। सीखने के भी संभव नहीं है। क्या? जब तक कोई चीज सीखेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि जब तक नहीं होगी हमारे अंदर उत्तेजना नहीं होगी। यानी उपरोक्त के दो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने की असफलताओं के कारण को समझने की असफलताएं हैं। मतलब कि कह रहा है कि अगर किसी चीज में हम असफल होते हैं, किसी चीज को सीखने में असफल होते हैं तो उसका यह कौन से सफलता है? मतलब कि क्यों असफल हुए, इस कारण को समझने में हम असफल हो जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है मार्सेल का। मार्सेल कहते हैं कि अगर किसी काम में हम असफल हो जाते हैं तो ये असफलता दरअसल असफलता को समझने के कारण को समझने में असफल हो जाते हैं तो हमें असफलता प्राप्त होती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजनात्मक है लेकिन फ्रेश है फिर भी। अगला है, निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल है। कौन वंचित वर्ग में शामिल है? अनुसूचित जाति है, विकलांग बालक है और अनुसूचित जनजाति। ये सभी क्या है? वंचित वर्ग में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कौन सा अधिगम कहलाता है? तो वह अधिगम जो होता है वह होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम का अर्थ वह जो हमारे सामने है, जिसको हम करके छू के महसूस करके प्राप्त करते हैं, इस अधिगम को वह होता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है? तो हम जानते हैं कि प्राथमिक आवश्यकताएं वैसी आवश्यकताएं होती है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अर्थात व्यक्ति को बनाए रखने वाली जो आवश्यकताएं होती है, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, वही आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं होती है। जैसे भोजन, कपड़ा इत्यादि, पानी, हवा, ये सब हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हॉल हैं। क्लार्क हॉल जो हैं अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं होता है? तो आकांक्षा का स्तर इसका आंसर हो जाएगा। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं मद, व्यसन। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं मद या व्यसन। ऐसे प्रेरक जब विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वो है व्यक्तित्व प्रेरक। अब मैं आप लोग को बता दूं, प्रेरक या अभिप्रेरणा एक ही चीज होते हैं। प्रेरक और अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात होता है, एक होता है अर्जित होता है। तो जन्मजात क्या होता है? जन्मजात प्रेरक अभिप्रेरणा होता है जैसे कि भूख, नींद, प्यास, ये सभी चीज क्या है? हमारी जन्मजात हैं। और दूसरा होता है अर्जित होता है। तो अर्जित में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामाजिक और दूसरा होता है व्यक्तित्व। तो सामाजिक में जैसे कि सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, ये सब सामाजिक प्रेरक हो गए। व्यक्तित्व में हो जाता है हमारा जो आदत होता है, व्यसन, ये सब जो होता है, और लक्ष्य जो होता है, किसी चीज़ का लक्ष्य रहते हैं, ये सब जो होता है व्यक्तित्व प्रेरक के अंतर्गत आता है। इसके बारे में भी हम बढ़िया से कहीं और डिटेल से बता देंगे। इतना भी याद रहेगा तो काफ़ी है। उसके अगला क्वेश्चन है प्रेरणा की विधि है। प्रेरणा की जो विधि है वो उपरोक्त में सभी है, यानी रुचि भी है, सफलता भी है, सामूहिक कार्य भी है, अर्थात उपरोक्त में सभी है। कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम बालक को प्रेरित करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही काम करना होता है कि बालक के आत्मविश्वास को की भावना को विकसित कर देंगे, उसके अंदर प्रेरणा आ जाएगी। तो बालक को क्या करना है? आत्मविश्वास की भावना को बढ़ा देना है। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह होता है निदानात्मक उपचार। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? तो वर्तमान में जो सबसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व का प्रकार का जो वर्गीकरण किए हैं वो किए हैं जुंग की ये देन है वर्गीकरण की वर्तमान के। समाज मिति से जिस सामान्य तथ्य का पता चलता है वह तथ्य कौन सा है? उपरोक्त में सभी, यानी तटस्थता भी है, नायक गुण भी है और तिरस्कार भी है। अगला है अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अधिगम का मुख्य चालक जो है अभिप्रेरणा होता है। अधिगम का मुख्य चालक क्या होता है? अभिप्रेरणा। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? व्यक्तित्व का इतिहास। किसी भी व्यक्तित्व को मापने के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं जब प्राप्त की जाती है तो वह सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है व्यक्ति का इतिहास विधि। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसे माना जाता है? तो लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जो होती है वह अधिगम प्राप्ति की मुख्य आधार होता है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अभिप्रेरणा को सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। आवश्यकताएं भी प्रभावित करती है, हमारी आकांक्षा का स्तर एवं रुचि भी प्रभावित करती है, संवेगात्मक स्थिति भी प्रभावित करती है, अर्थात उपरोक्त में सभी प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं तभी बताए हैं वे व्यक्तिगत प्रेरक हो जाएंगे। ये अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, ये कब क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। प्राथमिक आवश्यकताएं जन्म लेती है।
तो हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी होती है। भूख, प्यास, भोजन इत्यादि सभी हमारी इनकी पूर्ति के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और जब प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी द्वितीयक आवश्यकताएं भी जन्म ले लेती है। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि क्या होती है? निम्न होती है कि प्रखर होती है कि निम्न प्रखर होती है कि तो सृजनात्मक बालकों की जो बुद्धि होती है वो विस्तृत होती है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका। उसकी उनकी विधि क्या होती है? विस्तृत होती है, विस्तृत होती है, विस्तृत होती है उनकी बुद्धि। समायोजन मुख्य रूप से, समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। कहीं पर हम किसी चीज को एडजस्टमेंट करते हैं तो वह किस पर आधारित होता है? एक तो पर्यावरण की अनुकूलता, मतलब कि किस पर्यावरण में हम एडजस्ट होने जा रहे हैं कि हमारे लायक वो पर्यावरण कैसा है, एक तो वो है। और दूसरा कि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, दूसरा कि हम एडजस्ट होने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी आंतरिक शक्तियाँ, उसकी अभिरुचि कैसी है, क्या जिस पर्यावरण में ढलने जा रहा है उस लायक है कि नहीं है। तो उपरोक्त में दोनों पर निर्भर करती है, पर्यावरण पर भी निर्भर करती है और एडजस्टमेंट होने वाले की आंतरिक शक्ति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नों का सेट खत्म होता है। जल्द ही अगला सेट लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।